हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोस आपको मिलते रहे। आज का विषय मैं लेकर आया हूं, आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न बैंक की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूँ। इसमें संपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज मैं रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र जो प्रश्न बैंक है 2022 का, उस प्रश्न बैंक के संपूर्ण अध्याय 1 के प्रश्नों को कवर करने वाला हूँ। कक्षा 11वीं के विद्यार्थी के लिए है, वर्ष 2022 का। और इसमें जो आपकी वार्षिक परीक्षा में होने वाले प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको दिए गए हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट के वीडियो मैंने पहले भी आपको बना के बता दिए हैं और समझा भी दिए हैं। वो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम कम किए गए पाठ्यक्रम और अब हम देखने वाले हैं इस अध्याय का, प्रश्न बैंक का आपका पहला वाला अध्याय। पहले वाले अध्याय में से रसायन विज्ञान जो कक्षा 11वीं है उसमें से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। 1 अंक और 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं जो आपको मैं समझाने वाला हूं और कवर करवाने वाला हूं। यदि आप इन प्रश्नों को कॉपियों में नोट करने के लिए चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इन वीडियो को रोक कर भी उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले अंकों का विभाजन कर देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का प्रश्न, टोटल मिला के आपके 3 अंक इसमें से कवर होने वाले हैं। अब देखते हैं हम 7 ग्राम नाइट्रोजन में एनटीपी का आयतन कितना होता है। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन में एनटीपी का आयतन 5.6 लीटर होता है। एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका 44 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से अणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है किसकी। तो इसमें 45 ग्राम जो ग्लूकोज होता है उनमें सर्वाधिक अणुओं की संख्या होती है। चौथा वाला देखते हैं, यदि सामान्य ताप दाब, मतलब इसको नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर भी बोलते हैं, सामान्य ताप दाब पर 2 गैसों को समान आयतन वाले पात्र में 2 अलग अलग रख दिया जाए तो उनका जो अणुओं की संख्या कैसी होगी, वो समान होगी। 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा तो वो हो जाएगी 4.4 ग्राम हो जाएगी। अब छठा वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो ताप परिवर्तन से प्रभावित होती है वो कहलाती है। तो वो मोलरता कहलाती है। 0.0030 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होती है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 होती है। क्यों? क्योंकि जो दशमलव के जैसे दशमलव लगा हो और दशमलव के इधर वाली जो 0 वो काउंट नहीं होती है और ये दशमलव और संख्या के बीच के सारे अंक काउंट हो जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, आपकी 3 हो गई। अब अगला देखते हैं, 26.3207, 3.4 और 1.28 योग से के सहित सार्थक अंकों की संख्या कितनी। इनको जोड़ने के बाद, काउंट करने के बाद सार्थक अंकों की संख्या क्या प्राप्त होगी, हमें 2 प्राप्त होगी। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 हो तो ग्राम अणुक भार कितना होगा। तो इसका ग्राम अणुक भार C3H6 होगा। अब 10वां वाला ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.08 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम है तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी। तो यह जो आपकी देखा जाए तो जैसे ये वाला मान है इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा ये मान देख सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 है सार्थक अंक की संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 11वां वाला, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस और 11.2 लीटर कार्बन क्लोरीन आपकी Cl2 गैस STP पर मिलाए जाने पर HCl मोलों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें मोलों की संख्या 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन में 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितनी की आपकी 1 ग्राम H2 में होती है, बराबर होगी। अब जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो जोड़ी आपको देख लेते हैं पहले, हमारी पहली वाली जोड़ी जिसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन कितना होता है। तो ये इसका एनटीपी पर 1 मोल अणुओं के जो गैस का आयतन होगा वो होगा आपका 22.4 लीटर, यानी कि दा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर दूसरा वाला पढ़ते हैं। तो दूसरे वाले में लिखा हुआ है आपका, विलायक के 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आपका हो जाएगा मोलरता। ये विलायक के 1 ग्राम मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है।
अगला वाला पढ़ते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो तत्व कहलाता है। तो मैं उसके निशान लगा देता हूँ, ई वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, तत्व। पदार्थ सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है? वो सूक्ष्मतम मतलब बहुत अल्प मात्रा में रह सकता है, वो अणु कहलाता है। आधुनिक रसायन के जन्मदाता किन्हें कहा गया है? तो लेवोइजिए को आधुनिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। ये जोड़ी कवर करने के बाद अब हम अगली वाली जोड़ी देखते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, मोलरता। तो मोलरता का ऑप्शन नंबर आपका जी वाला सही रहेगा, मतलब मोल प्रति किलोग्राम, या फिर लिख सकते हैं मोल किलोग्राम पे इनवर्स, मोल अंश। तो मोल अंश का आपका रहेगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि आपको यह कह सकते हैं हम इकाई रहित राशि कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। मोल, तो मोल का हो जाएगा आपका अगला वाला देखते हैं, मोललता। तो मोललता का आपका हो जाएगा ई वाला। तो जैसे ये मोललता है, इसका ई वाला ऑप्शन, मोल प्रति लीटर इनवर्स। दाब, तो दाब का हो जाएगा आपका पास्कल, पास्कल लगा दिया। अब दीप्त तीव्रता, तो दीप्त तीव्रता का आपका हो जाएगा, मतलब ये दीप्त तीव्रता भी बोल सकते हैं इसको, ज्योति तीव्रता भी, इसका हो जाएगा कैंडेला। अब इसके बाद देखते हैं जो बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन, हाँ, तो द्रव्यमान का हम कह सकते हैं किलोग्राम, नीचे की तरफ दिया गया है। अब घनत्व का, तो घनत्व का ये थोड़ा सा कंफर्म आपको करना है। तो ये अब दो बचे हैं, एक तो मोल और एक घनत्व। तो आप देखें और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब ये जो आपके 2 अंक के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, ये 2 अंक के प्रश्न हैं, उनको आपको कवर करना है ना। तो ये 2 अंक हम आपको कवर करवाने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि वीडियो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दे, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं अब वीडियो को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको ध्यान से समझाऊंगा अभी, और आप उन्हें देखें, पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए अच्छे तैयार प्रिपेयर हों। देखिए, पहले अब अतिलघुत्री के सारे प्रश्न छोटे छोटे हैं, तो जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट टाइप आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सीमांत अभिकारक क्या है। तो सीमांत अभिकारक की परिभाषा देनी पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या है इसकी परिभाषा केवल? तो सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जिसमें एक अभिकारक की मात्रा दूसरे अभिकारक की मात्रा से अधिक होती है, वे अभिकारक सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ की मात्रा से ज़्यादा होनी चाहिए, वो सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। आप यहाँ तक इसको नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों कहा गया है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन 2 अंक में, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। हवा को हमेशा समांगी मिश्रण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हर एक तत्व की मात्रा अलग अलग अनुपात में होती है। मतलब कभी भी तत्व की मात्रा सिमिलर या सेम नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको समांगी मिश्रण में रखा गया है ना। तो एक ही अनुपात में इसकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ समांगी मिश्रण माना गया है। यहाँ तक भी आप इसको बना सकते हैं 2 अंक का, है ना। अब अगला देखते हैं, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं इसमें। तो रसायन विज्ञान में किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र बताता है कि उस यौगिक के अणुओं में कौन कौन से परमाणु तथा उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या होता है। उदाहरण के लिए हेक्सेन एक प्रायोगिक आधारित सूत्र है C2H7, जबकि इसका अणुसूत्र C6H आपका 14 हो जाएगा, उदाहरण के लिए, और दिए गए हैं। यह आपका यौगिक का। अब विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, 2 अंक का प्रश्न है, क्यों। तो यदि ताप बढ़ाने पर क्या घट जाती है, मोलरता घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यदि आयतन बढ़ेगा तो उसकी मोलरता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका प्रश्न हो गया। अब अगला 5वां देखते हैं। तो 5वें प्रश्न में लिखा गया है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान के आपेक्षिक द्रव्यमान को दर्शाने पर यहाँ परमाणु द्रव्यमान की इकाई स्केल कहलाती है। पहले तो स्केल बता दिया, फिर इसे शॉर्टकट में AMU मतलब एटम मास यूनिट लिखते हैं। यहाँ एकांक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि उदाहरण से समझाया गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर होता है ना।
ये प्रश्न हो गया। फिर अगला वाला देखते हैं, छठा वाला, ज़्यादातर तत्व का परमाणु भार प्रभाज में क्यों होता है? तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वहाँ संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के बराबर होता है या कार्बन 12 के 1/12वें भाग का गुना भारी होता है। सातवां देखते हैं, तत्व 1 ग्राम परमाणु क्या होता है? तत्व का 1 ग्राम परमाणु, ये 2 अंक का प्रश्न है। तो प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? एटम या परमाणु कहा जाता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु उनके तत्व परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। यह आपको 1 ग्राम तत्व परमाणु के बारे में परिभाषित किया गया। अगला देखते हैं, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं है? तो प्राचीन दार्शनिक वायु को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए, मतलब पुराने जो वैज्ञानिक या दर्शन शास्त्र थे उन्होंने यह मानते हुए, जैसे इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है तो इतना आवश्यकता नहीं है, पर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कहाँ से। यहाँ सिद्ध किया कि वायु तत्व नहीं है वरन 2 पदार्थ का मिश्रण है। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं हम कि वायु कोई तत्व नहीं है, यहाँ 2 पदार्थों का मिश्रण है जिसमें एक सक्रिय है तथा दूसरा निष्क्रिय। 2 तत्व मिलकर बना होता है, तो एक तो जो क्रिया कर लेता है और दूसरा क्रिया नहीं करता, निष्क्रिय। पर फिर सन 1989 में लेवोसियस ने सक्रिय तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया गया। मतलब जो क्रिया कर लेते हैं वो O2 हो जाएंगे। कहा गया कि आयतन के अनुसार वायु 1/5वां भाग, जबकि निष्क्रिय तत्व नाइट्रोजन को कहा गया। मतलब ऑक्सीजन को तो सक्रिय कहा गया और निष्क्रिय तत्व किसे कहा गया? नाइट्रोजन को। तो आयतन के अनुसार वहाँ 4/5वां भाग जो वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अनुपात में के अनुसार लगभग 1:4 का होता है। मतलब आप सीधा बता सकते हैं कि वायु में 2 पदार्थ से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका ऑक्सीजन और एक होता है नाइट्रोजन। यहाँ 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक तो होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय, इसलिए आप इतना आपको बताना है इसका। अब देखते हैं मोल संकल्पना। तो ये भी बड़ा है, इतना अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। मोल संकल्पना क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो मोल संकल्पना यहाँ से लिख दें आप, मोल किसी पदार्थ की वहाँ मात्रा या परिमाण। मात्रा मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी है वो, है ना। परिमाण है जितना कि 0.02 किलोग्राम, और जो ग्राम में बताया है ये 12 ग्राम में अणुओं की संख्या को मोल संख्या कहते हैं। इतना आपको नोट करना है इसका बस। अब आगे देखते हैं 10वां वाला क्वेश्चन। मोल और एवोगैड्रो संख्या से आप क्या समझते हैं? तो मोल, 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार लगभग 32 ग्राम होता है, जबकि एक अणु ऑक्सीजन बराबर होती है कितने? 16 AMU, मतलब एटम मास यूनिट 1 मोल होता है, जो 1 दर्जन के बराबर होता है, मतलब 12 कार्बन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप, फिर इस प्रकार एवोगैड्रो संख्या, तो इसमें भी इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटी सी इसकी डेफिनेशन देनी। किसी भी गैस के 1 ग्राम भार में अणुओं की संख्या समान होती है, इस संख्या को ही एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और इसका मान ये होता है। इतना आपको यहाँ पर निश्चित किया गया और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। बस ये आपके एग्जाम्पल है, इनको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ध्यान से कि 2 अंक का प्रश्न ही है, कतई नहीं कहा जाएगा, पर हमने आपको समझा दिया कि इतना आपको नोट करना है। अगला देखते हैं 11वां वाला, किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बीच में क्या संबंध होता है? तो किसी भी पदार्थ का वहाँ सूत्र जो किसी भी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है वह अणुसूत्र कहलाता है। जबकि अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसके सरल गुणांक में होता है। जैसे सरल अनुपात की बात करते हैं, जल का अणुसूत्र H2 है, जल का सूत्र, जो कि यहाँ दर्शाता है कि यौगिक में अणु विभिन्न तत्व के कितने परमाणु विद्यमान है, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में परमाणु की सबसे सरलतम एवं पूर्ण संख्या का अनुपात को दिखाता है। यह एक अणुसूत्र या परमाणु की संख्या के बराबर होता है। ये आपका एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें Na2CO3 अणुभार जिसका 100 ग्राम है और 500 ग्राम मिलीलीटर M10 विलियन वाला कितनी मात्रा आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका फार्मूला दिया गया है यहाँ पर। इस फार्मूले में हमने सीधा मान पुट किया है और मान पुट करने के बाद ये काटा तो आपका 5.3 ग्राम आपका बन गया। अब स्टॉक के विलियन क्या है और इसके बारे में आपको समझाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे 2 अंक के प्रश्न हैं। तो स्टॉक विलियन क्या है? सर्वोधन माध्यम को उसी समय तैयार करना जब उसकी आवश्यकता होती है संभव नहीं होती, क्योंकि माध्यम बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी समय लगता है। किसी भी काम को करने में समय लगेगा। सभी रसायन में को इलेक्ट्रॉनिक तुलना पर सही तोला जाना, फिर उसे आसुत जल में घोला जाना, मतलब शुद्ध जल की बात होती है जो वर्षा का जल होता है, काफ़ी समय लगता है। अतः रसायनों में आसुत जल के घोल
कर दिया जाता है और सांद्र विलयन में बनाकर लिया जाता है। इस संग्रहण विलयन कहते हैं और इसे स्टॉक विलयन भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इकाई फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट को तैयार किया, आपको प्रिपेयर किया, बताया। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों के पास पहुंच सके। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अगले चैप्टर में। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय।